आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है दो बैलों की कथा। यह कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। चलिए सुनते हैं कहानी दो बैलों की कथा। अगर आपको ये मेरे द्वारा बोली गई ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सुनते हैं कहानी। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अन्यास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई दे। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल देखने में भी आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। कुछ दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रकट करते। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम क्यों भेज रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक ले जाने में दांतों में पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जाते, जोर लगाते। मारते तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर उन्हें ईश्वर ने बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते।
हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने तो कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुम हमें उस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक भी उसमें से मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पगहे टुरा डाले और घर की तरफ चले। पगहे मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था। पर इन दोनों में इस समय दूना शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। चूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराउन लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह मनोहर बड़ा ही दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों का द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम है बैल की, एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह अपेक्ष न सुन सका। नमक हराम क्यों है? दाना चारा न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री रोब के साथ कहा, बस तुम ही हो तो बैलों को खिलाना जानते हो। सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये ठहरे काम चोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सूखा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी निगाहों से द्वार की ओर झांकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम ही उनकी ही सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही भूसा सूखा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों का जैसे पांव उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ सब टूट टाट बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसे
सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान में बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं क्या? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां दी है उसी की लड़की है, जो घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज ही घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गया। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता जाता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले तो दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिला और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ होना था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान नहीं बचती नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में से घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जब हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने गड़ेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया।
आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है ये बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा तो ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो दौड़ पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकाई लगाए ताकते रहते। कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला झटक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। लाओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। पहाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और दौड़ दौड़ कर दीवार पर कई चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हंस का एक चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रस्सी दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जो जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर में 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार का ऊपर का एक हाथ गिर गई कि उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों भाग क्यों नहीं जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद हकीम भेंट हो जाए। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि मैं 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकाला। तब बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तिड़ भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने झुग्गी बजने लगी और दोपहर
होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक धड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हड़ में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भयभीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा, ये कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख ले। तो क्या चिंता है, मांस खास सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र ढड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे चले थे, क्योंकि वह जरा सी भी धीमी चाल हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय वालों का एक रेवड़ हरे हरे हर में चरता नजर आया। सभी जानवर पसंद थे, चिकने चप्पल, कोई उछलताज से, कोई आनंद के पास पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ कैसे पड़े दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम कि वो परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही मिलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाया आया करते थे। यह कुआं वही है। मोती ने कहा, हमारा घर नजीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब तो मैं घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। धड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी के हाथ चाट रहा था। धड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं समझता हूँ कि चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, मेरे द्वार पर खड़े हैं। धड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। धड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। धड़ियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा धड़ियल अपना रास्ता देख रहा था। धड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब धड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर मुझे पकड़ता तो बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे आता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 200 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।